गांधीगिरी एक ऐसा शब्द जिसके जरिए माना जाता है कि अहिंसक रूप अख्तियार कर अपने विरोधी को अपनी बात मनवा लेना है। लेकिन वक्त भी बदला, 70 साल से ज्यादा देश की आजादी को हो गए और अब दादागिरी या दीदीगिरी जैसे शब्द ज्यादा प्रचलन में है। और हम बात इसलिए कह रहे हैं कि यह संदर्भ पश्चिम बंगाल चुनाव से है। पश्चिम बंगाल का मिशन रफ्तार पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च से रैली की शुरुआत करेंगे। इसमें सौरव गांगुली यानी दादा के भी शामिल होने की बीजेपी में अटकलें हैं। वहीं कांग्रेस लेफ्ट के बीच भी सीटों की बात फाइनल होने की चर्चा है। इस बीच दीदी के लिए चैलेंज है कि अगर रण में दादा उतर गए तो उनके लिए लड़ाई चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। हम आपको इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मोदी का मिशन शुरू हो रहा है। बीजेपी में दादा आएंगे तो क्या रणनीति, क्या समीकरण बनेंगे, कांग्रेस लेफ्ट का क्या प्लान होगा और दीदी अब इन सारे समीकरणों के बीच क्या करने की तैयारी, क्या जुगत भिड़ाने की कोशिश में होंगी। और ये 4 तस्वीरें पूरी तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बिसात को समझा सकती हैं। वही बड़ी खबर यह कि बंगाल में बीजेपी से जुड़ सकते हैं सौरव गांगुली, जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे। इसकी अटकलें हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है कोलकाता में, जहां पर दादा यानी सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस रैली के दौरान बीजेपी बंगाल में गांगुली को अपना चेहरा बना सकती है। लेकिन सौरव गांगुली की तरफ से अभी तक इस मसले पर नो कंफर्मेशन, नो डिनायल, कोई बयान अभी तक किसी भी तरह का नहीं आया है। बंगाल में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूर तय हो गया है कि वो 20 रैलियां करेंगे बंगाल के अलग अलग हिस्सों में। और इस बंगाल युद्ध और दादागिरी दीदीगिरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बंगाल आखिर है क्या, उसे भी समझते हैं। पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी पूरे पश्चिम बंगाल को कवर करने की तैयारी है। पहली रैली 7 मार्च से शुरू होगी। कोलकाता में पहली रैली ब्रिगेड ग्राउंड में होगी। ब्रिगेड ग्राउंड खासा महत्व रखता है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश देना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि अटकलें हैं कि इस पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी का चेहरा दादा यानी सौरव गांगुली बन सकते हैं, तो ये दीदी वर्सेस दादा के चलते समीकरणों में क्या उलटफेर होगा। ममता बनर्जी 21 साल की उम्र में राजनीति में आ गई थी। 1976 में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी थी। 1984 में ममता दीदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। 1989 में ममता दीदी लोकसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन 1991 में ममता बनर्जी दोबारा लोकसभा की सांसद बनी। देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी ममता बनर्जी। कांग्रेस सरकार में कई बार मंत्री रही। 2011 में पश्चिम बंगाल की सीएम बन गई। 1998 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा था और टीएमसी बना ली थी। हालांकि इस सब के बाद ममता दीदी का कद धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और सौरव गांगुली को भी आप समझ रहे हैं इन तमाम चीजों में इस वक्त कि सौरव गांगुली ने 311 वनडे और 59 आईपीएल खेले हैं। एक बड़ा उनके पास भी यहां पर पूरा का पूरा इतिहास है सौरव का, जिसके चलते वो यहां पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन इस बीच की बंगाल को लेकर हम तमाम बातें करें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव हुए जिसपे आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आए हैं शायद ये एक आगाज है कि अगले साल जो एमसीडी का चुनाव होगा उसमें किस तरह के नतीजे आएंगे। आज हमारे जो 4 लोग जीते हैं उन्हें मैं बहुत बहुत जनता की तरफ से बधाई देता हूं और मैं उनसे यही कहता हूं कि जो भरोसा आज दिल्ली की जनता ने आप चारों पे किया है उस भरोसे को मत टूटने देना। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अहंकार मत लाना अपने ऊपर। और सबसे क्रिटिकल काम एक काउंसलर का ही होता है। सवेरे उठ के एक बारी चक्कर लगाए है अपने एरिया में, सफाई हो गई नहीं हो गई, जनता बड़ी खुश हो जाती है, एक चक्कर लगा के आ जाए। मेन काम तो सफाई का ही है, बाकी तो सारे काम होते ही रहते हैं। तो मैं उन चारों को यही कहूंगा कि ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें। तुम चारों काम करोगे और भी जो हमारे काउंसलर है वो भी अच्छा काम करेंगे तो अगली साल जनता आप अपने को आम आदमी पार्टी को पूरा मौका देगी एमसीडी में। और मैं तो इसके इंतजार कर रहा हूँ। हमने शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा,
हमने बिजली अच्छी करी, पानी अच्छा करा, सड़कें अच्छी कर दी, अब एक सफाई रह गई है। बड़ा दुख होता है अपनी दिल्ली में जब गंदगी देखते हैं। तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनेगी, हम दिल्ली को एकदम चमका देंगे। दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। तो दिल्ली में एमसीडी के हुए उपचुनाव में पांच में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और एक पर यहां कांग्रेस जीती है। लिहाजा जो जीत का जश्न है वो मनाया जिस तरीके से, वो जाहिर ही था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर अपने तमाम विधायकों को एक संदेश देंगे। दिल्ली की जनता को भी इस जीत के चलते एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। और हम बढ़ते हैं अपनी खबर यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरफ। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिर्फ दादा ही पर ही नहीं बीजेपी की नजर है, लेकिन टीएमसी के भी कई नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने की बीजेपी अब तक कोशिश कर चुकी है। और अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात माने, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उनके मुताबिक अगर यही स्थिति रही तो चुनाव तक टीएमसी में बड़ा नेता नहीं बचेगा। अब तक कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और उनके नाम आपके टीवी स्क्रीन पर भी आएंगे, आप जानने की कोशिश कीजिए। जितेंद्र तिवारी यहां पर हैं, जो कि जिन्होंने कल ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। शुभेंदु अधिकारी बहुत पहले ज्वाइन कर चुके हैं, नंदीग्राम से आते थे। लक्ष्मी रतन शुक्ला, राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रथीन चक्रवर्ती, पार्थ सारथी, चट्टोपाध्याय, बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और साइकत पांजा, यानी ये तमाम जो चेहरे हैं ये हैं तो ममता के बागी, लेकिन अब ये सब के सब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो चुनाव में कहते हैं जब चुनाव होता है तो अपने दांव पेच और अपनी कोशिशें सब जायज रखी जाती हैं और उसमें विरोधी को कमजोर करने की हर संभव कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीपा चक्रवर्ती हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बादल देवनाथ साहब, चेहरा हमेशा देखते होंगे, टीएमसी का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, टीएमसी के नेता। राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोर्ट्स एडिटर। और क्योंकि राजीव मिश्रा हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं राजीव आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपने तमाम खास मेहमानों के पास भी जाऊंगा। दादा को लेकर बड़ी भारी अटकलें चल रही हैं कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान दादा यानी सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दादा का कद कितना बड़ा है? और अगर बंगाल को देखा जाए, वैसे तो बीसीसीआई में आने के साथ ही यह बात कही जा रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिरे से राजनीति को छू ही लिया है, लेकिन अगर दादा का कद बंगाल की राजनीति को देखा जाए तो कितना प्रभावी और कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? देखिए, पहली बात तो यह है राजीव की क्रिकेट की पिच और राजनीति की पिच में बहुत फर्क है। यानी कि आप क्रिकेट के मैदान पर भले ही बहुत झंडे गाड़ चुके हो, अपने भारतीय टीम की कप्तानी भी बहुत शानदार तरीके से की हो, लेकिन जब राजनीति के मैदान पर आते हैं तो परिस्थितियां बहुत बदली हुई होती हैं और सब कुछ आपके साथ नहीं चलता है। तो ये देखना पड़ेगा। सौरव गांगुली को कयास लगाए जा रहे हैं अभी कि वो बीजेपी की रैली में शामिल हो सकते हैं, अभी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी कई तरह के कयास है। लेकिन जो संकेत मिले हैं राजीव पिछले कुछ दिनों में, वो जब वो बीमार पड़े थे, जब दिल की बीमारी से वो जूझ रहे थे और हॉस्पिटल में थे, तो बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत की। हालांकि ममता बनर्जी भी गई थी उनसे बातचीत करने, उनसे मिलने। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जिस तरह का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है राजीव, और जिस तरह से जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जिस तरह से उनके साथ एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो बीसीसीआई को आगे लेके जा रहे हैं, संकेत मुझे जो लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम सब क्रिकेट कवर करते रहे और लगातार क्रिकेट के मैदान की खबरें पहुंचाते रहे, जो संकेत मिले हैं जय शाह और सौरव गांगुली की जोड़ी से,
उससे तो हम सबको भी ये लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम सौरव गांगुली को बीजेपी में शामिल होते देखें और बीजेपी के लिए वो बैटिंग करते नजर आए। लेकिन हाल फिलहाल तो सिर्फ कयास है, क्योंकि अभी वो अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य जब ठीक होता है तो सही मायनों में पता चलेगा जब दादा कैमरे के सामने आके कुछ बोलेंगे। ठीक है। बतौर स्पोर्ट्स एडिटर, क्योंकि आपने एक लंबे वक्त तक सौरव गांगुली, उनकी पारियों और उनके कद को देखा समझा, इसलिए आपके पास में आया। मैं शुरुआत यासिर जिलानी आपसे कर लेता हूं। इस बीच मेरे दो साथी भी मेरे साथ जुड़ गए, राकेश सिंह और सव्यसाची इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी, क्या बाहरी का जो नारा लगातार टीएमसी की तरफ से लग रहा था, बीजेपी के पास ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं था, लिहाजा अपने फ्रंट ओपनर के तौर पर सौरव गांगुली को लाने की कोशिशें बीजेपी तेज कर चुकी है या कर रही है, क्या यही वजह है? राजीव जी, आप बहुत बारीकी से बंगाल को भी देख रहे हैं और आपकी पत्रकारिता भी बहुत बेबाक तरीके से आप करते हैं। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है उसमें जो भी लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेतृत्व है वो लगातार बंगाल ही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वो अपने नेतृत्व के दृष्टिकोण से वहां पे काम और अपने संगठन के जो संगठनकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, बंगाल में अगर आपके पास रिसर्च होगी तो आप देखते हुए समझेंगे कि हमारे वहां पे 4 राज्यों के अलग अलग संगठन महामंत्री लगे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगे हुए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री का वहां पूरे टाइम प्रवास रहता है कैलाश विजयवर्गीय साहब का, और एक एक मंडल समिति और शहरी केंद्र प्रमुख जो हमारी संरचना है बूथ लेवल से राज्य स्तरीय, उस पे हमारे यासिर भाई टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक कैप्टन की जरूरत होती है जिसका चेहरा सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये चेहरा मिसिंग था, क्या यही वजह है कि सौरव गांगुली के नाम के कयास लगने शुरू हो गए? देखिए, ये तो आप पत्रकार हैं, मैं इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी आएगा हम लोग उनका स्वागत करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है उसको एक्सेप्ट करके आएंगे। और अगर एक बड़ी पर्सनालिटी आती है तो उससे बंगाल की जो समावेशी संस्कृति जो लोग अब भूल गए हैं, अब वहां पे टोलाबाजी, कट मनी कल्चर, सिलेक्टिव किलिंग कल्चर का जो जोरदार बोलबाला है उसको खत्म करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां के लोग बनाने जा रहे हैं। जो बंगाल की संस्कृति, जो सामाजिक संरचना इस वक्त बिगड़ के रह गई है, उसको अगर ठीक करना है तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेतृत्व प्रधानमंत्री का है, जो 20 रैली करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, वो पूरे बंगाल को अपनी तरफ, बंगाल के लोगों को, और सोनार बंगला का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, उसको वो सिर्फ 20 अपने रैलियों में ही लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है यासिर, आप भी मंझे हुए प्रवक्ता की तरह मुद्दे के ठीक आसपास घूम रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं संदीपा आपके पास आना चाहूंगा। अगर बीजेपी सौरव गांगुली को अपना चेहरा बनाती है, हालांकि अभी तक नो कंफर्मेशन नो डिनायल है, लेकिन एक बड़े चेहरे, एक बड़ी पहचान को तरस रही थी बीजेपी। हालांकि इस बीच में तमाम नेता बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन क्या एक मास्टर स्ट्रोक होगा सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल चुनाव देखते हुए सामने रख पाना? देखिए, दादा हमारे सबके चहीते एक इंसान हैं, और दादा ने बंगाल का नाम और भारत का नाम कई जगह पे दादा ने रोशन किया अपने हुनर से। और क्रिकेट, हम लोग को पता है कि भारत में क्रिकेट को हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन रही बात उनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का, तो ये उनकी निजी चॉइस है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और आपने जो बोला सर के अभी तक बीजेपी में ऐसा कोई हेवी फेस नहीं था, इसलिए वो लोग दादा के ऊपर एनकेश कर रहे हैं। तो मैं तो पहले से, और हम लोग जो राष्ट्रीय कांग्रेस वाले हम लोग पहले से बोले कि बीजेपी में कोई भी फेस नहीं है। 294 सीट्स के लिए सर 294 सीट्स के लिए वो लोग कौन सी फेस को वो लोग लोगों के सामने लेके जाएंगे? वही फेसेस जो टीएमसी में इतने साल तक थे, वही फेसेस जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं ना, दुर्नीति के साथ, जुमलाबाजी के साथ जुड़े हुए थे।
तो उन लोगों के पास ना तो कोई फ्रेश फेस है, ना तो कोई ऐसा फेस है जो कि जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ ठीक सुथरा है हो। संदीपा, मैं तो बादल देवनाथ से भी एक कमेंट ले लेता हूं, टीएमसी से हैं। बादल देवनाथ, दीदी हमेशा इस बात को बहुत ज्यादा जोर शोर से रख रही थी कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बंगाल की बेटी को ही चुने, बंगाल की बेटी देखेगी, बाहर से लोग आ रहे हैं या टीएमसी के बागी वहां पर जा रहे हैं। अब अगर दादा का चेहरा बीजेपी सामने रखने की तैयारी है और अगर यह सच होता है तो क्या इसको देखते हुए टीएमसी को मुश्किलें होंगी? पहले तो मैं राजीव जी बताऊंगा, सौरभ गांगुली जैसा पॉपुलर आदमी, पॉपुलर खिलवाड़, पूरा विश्व उनको जानते हैं। तो उनके लिए उनके जीवन में आज तक जो भी हुआ घटना, खिलवाड़ जीवन में जो भी हुआ सब ठीक था, सब ठीक था। जब राजनीति में जब वो आएगा तो उसको चॉइस करना पड़ेगा, तो कौन सा राजनीतिक जगह में कौन सा जगह मैं पाव दूंगा। तो इसको देना है या नहीं देना है उनका बात है, लेकिन राजनीति का जो पॉपुलरिटी है, जब वो राजनीति में चला जाएगा तो अब एक कांग्रेस के समर्थक हो, भाजपा का, टीएमसी का, जो भी स्टेट का हो, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का हर समर्थक उनके पीछे पड़ जाएगा। और अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पॉपुलर सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टी उसको दादा कहते हैं। आपको मुश्किल होगी कि नहीं होगी? टीएमसी को मुश्किल होगी कि नहीं होगी? बात तो घुमा बोलने दीजिए और 10 सेकंड टाइम पीछे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसका पीछे कोई नहीं रहेगा। आपका ट्विटर ने बता दिया क्रिकेट का पिच अलग है और राजनीति का पिच अलग है, उन्होंने खुद बता दिया। और तीसरा, मैं साइंस रोवर के बारे में बताऊं, जो साइंस रोवर छोटा छोटा बच्चे को लेकर तैयार करते थे, आज भी उसके पास बंगाल में टोटल नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है। और वही होगा माध्यमिक पास, MP 10 पास और 10 पास 12 पास लोग भाजपा में राजनीति करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इसके आगे ना ग्रेजुएशन है, ना ए मास्टर डिग्री कंप्लीट करा कोई लोग है। मुझे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और प्रॉब्लम तो वही होगा। लेकिन एडमिशन कौन चलाएगा? सौरभ कराने का जो काम 1 महीने से चल रहा है, ठीक कि है, तुम आओ नहीं तो तुम जेल में जाओ, भाजपा में आओ नहीं तो जेल में जाओ, ऐसे डरा के ठीक है दादा बादल देवनाथ, दादा बादल देवनाथ, दादा थोड़ी तकलीफ तो होगी अगर इस चेहरे का नाम सामने आता है, तो थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बंगाल का ये शेर सौरभ गांगुली से पूरी दुनिया नहीं, पूरा देश और बंगाल तो बहुत अच्छी तरह समझता है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं, और राकेश कुमार आपके पास लौटूंगा बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बात बंगाल युद्ध की हम कर रहे हैं, दादागिरी वर्सेस दीदीगिरी, यानी बंगाल का रण इस वक्त रोचक दौर में अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट पर चर्चा करने वाली है। शुक्रवार को 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। कोलकाता में भी बीजेपी कोर कमेटी की इस दौरान बैठक हो रही है, और इस बात की पूरी उम्मीद कि अगले 2 दिनों के अंदर ये ऐलान संभव होगा। राकेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, यानी ये माना जाए कि बीजेपी कम से कम चुनावों को देखते हुए एक फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत काम कर रही है और तमाम दलों से पहले अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर इस रेस में आगे हो जाना चाहती है। देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं, मिशन बंगाल जो है बीजेपी के लिए काफी अहम है, और उसी के तहत आज जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में जहां संभावित बीजेपी के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से रणनीति बनाई गई है और कि किस तरह से मिशन 200 को हासिल करना है उसके तहत, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से कुछ दिन पहले मेरी बातचीत, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरी रणनीति के तहत पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और पार्टी के पास हमने ये सवाल सीधे तौर पर पूछा था कि जो पिछले चुनाव में 3 सीट से 200 सीट कैसे पहुंचना होगा, तो उन्होंने कहा कि ये रणनीति है और ये मोदी और शाह की रणनीति है और उसी के बलबूते हम पाएंगे। और ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है राजीव। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल बीजेपी की CSC की बैठक होने जा रही है, और CSC की बैठक में जो प्रथम चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के जो नामों पर अंतिम रूप से मुहर लगाया जाएगा। लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल की कोर कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण इस मायने में है कि आज जो है पूरी तौर पर
उन उम्मीदवारों का नाम पर खाका तैयार कर लिया खाका तैयार कर लिया जाएगा। बने रहिए राकेश कुमार सिंह हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और एक खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस में सीटों पर बात फाइनल हो गई है। अभी हमें सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है 165 सीटों पर वामपंथी लेफ्ट चुनाव लड़ेगी, वहीं 92 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और खबर यह भी इसके साथ कि आईएसएफ को बंटवारे में 37 सीटें मिल रही हैं। 8 मार्च को आ सकती है, 2 चरणों की लिस्ट सामने आ सकती है जिसमें साफ हो जाएगा कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का जो गठबंधन है ये आखिर किन उम्मीदवारों कहां किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और क्योंकि अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट ने करीब करीब जो हम तक खबर आ रही है उसमें अपनी सीटें फाइनल कर ली हैं। संदीपा हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। बड़ा घमासान देखा संदीपा पिछले कुछ दिनों में। आनंद शर्मा कुछ बात कहते हैं कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, फिर उसके बाद अधीर दादा जवाब देते हैं कि ये केवल मेरे अकेले का काम नहीं है, फिर आनंद शर्मा हल्के पड़ जाते हैं। आईएसएफ को लेकर आखिर कांग्रेस इस ऊहापोह में क्यों फंसी रही कि उसको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, नहीं। अब तो चीजें साफ हो गई हैं। आईएसएफ का जो रवैया रहा है वो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस तमाम समीकरणों को? जी नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन शुरू से नहीं थी। इस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हम लोग पहले से ही डिटरमाइंड थे कि जो भी लोग, जो भी पार्टी धर्मनिरपेक्ष होके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सबके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का दरवाजा खुला है। राष्ट्रीय कांग्रेस महासागर है, इसमें कई सारी नदियां आके जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे और आगे की बात भी होगी। तो उस तरीके से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अभी तो सब कुछ सबके सामने है। और रही बात किसने क्या बोला, किसके साथ ट्विटर में क्या लड़ाई हुई, ट्विटर फाइट हुई, इसमें मैं कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी वड्रा जी ने ऑलरेडी एक कमेंट दे दिया, ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज दे दिया, और अधीर जी भी यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है यहाँ पे, और हम लोग उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और इंडिविजुअली तरीके से कोई भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ पार्टी सहमत नहीं है। क्या ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश का नतीजा है या आईएसएफ को साथ लाना? क्योंकि जितना मैं कांग्रेस को जानता हूं और जितना आईएसएफ को जान पाया हूं, ये विचारधाराएं एक दो ध्रुवों की विचारधाराएं हैं, और इसमें अगर कट्टरता का अंश जुड़ता है आईएसएफ का तो नुकसान कांग्रेस को भी तय है। नहीं, ये तो मीडिया बातें बना रही है, या फिर बीजेपी या टीएमसी वाले ये सब बातें कर रही है। हम लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं। देखिए, आईएसएफ कंप्लीटली एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। अगर उन लोगों का किसी के ड्रेस कोड से, किसी का जो मजहबी जो भी एक मेंटलिटी है, जो भी है, उस पे हम लोग बात करना। आप मेरे सवाल को गलत परिप्रेक्ष्य में ले गई। मैंने ड्रेस कोड की बात ही नहीं की, मैंने विचारधारा की बात की। मैं यासिर जिलानी के पास आऊंगा। यासिर, आईएसएफ, लेफ्ट और कांग्रेस अगर गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मजबूरी दिखती है आपको? आपकी मजबूरी समझ में आ रही है? आपके पास चेहरा नहीं था, सौरभ गांगुली को लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आईएसएफ को लेफ्ट और कांग्रेस अगर साथ रख रहे हैं तो क्या मजबूरी है? राजीव भाई, हमारे पास चेहरा हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नड्डा जी हैं। धर्म निरपेक्षता की जो बात कांग्रेस कर रही है, मुझे उसके पैमाना पे हंसी आ रही है कि उनका पैमाना, बंगाल की प्रवक्ता क्या कह रही है कि वो किस तरीके से आईएसएफ को देखती हैं। फिर उन्होंने ड्रेस कोड की भी बात कर दी। और आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं? आनंद शर्मा तो कद्दावर नेता है, नेहरू से लेके अब तक कांग्रेस के ऊपर उनकी टिप्पणी है कि इस तरह से अगर कांग्रेस, जो तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी रही है, तुष्टीकरण उसका सबसे बड़ा प्रकाष्ठा रहा है, क्योंकि उससे एक वर्ग के वोट को साधना होता है और उस वर्ग को उसने हमेशा से हाशिए पे रखा है। वही अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। ये पूरा बंगाल जानता है, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ है कि अब्बास सिद्दीकी कौन है, किस तरह की वो राजनीति में क्यों आए हैं, क्यों उनके जो फॉलोअर्स हैं सिर्फ वही उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो इनका तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमेशा से रहा है। 70 सालों में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से मुसलमानों को इन्होंने ठगा है। ये भारत के मुसलमानों। ठीक है संदीपा, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं जाऊंगा। संदीपा 10 सेकंड में यासिर का जवाब दीजिए।
हाँ जी, ये बीजेपी वाले कांग्रेस को लेके चिंता ना करें, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी से बीजेपी की दल बदली हो रही है, देख लीजिए जनाब कि एक ही नाम दोनों पार्टी के लिस्ट में ना आ जाए, एक ही नाम दोनों पार्टी के लिस्ट में ना आ जाए। आप लोग ये इस पे ध्यान रखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस के इंटरनल मैटर है इस पे आप लोग ध्यान ना दें। चलिए ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो किसके साथ गठबंधन में जाती है नहीं जाती, लेकिन गठबंधन के पहले अगर वरिष्ठ नेता आपस में उलझ जाते हैं तो विचारधारा में बंटवारा वो भी नजर आता है। हालांकि उसको अलग करने की कोशिश हुई। बादल देवनाथ मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर बादल देवनाथ, काफी इस खबर को ध्यान से सुनिए। नंदीग्राम से 11 को पर्चा भरने की तैयारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। नंदीग्राम वही इलाका जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दंगल में उतरने की तैयारी ममता दीदी की। टीएमसी से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए थे शुभेंदु अधिकारी, और ममता के करीबी नेताओं में शुभेंदु का शुमार था, और ममता ने शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर ली है, और नंदीग्राम से ही पर्चा भरने के लिए ममता अब तैयार हैं। बादल देवनाथ कितना असर पड़ेगा? शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और आसपास के इलाकों में खासा प्रभाव रखते हैं। ये ममता दीदी हाराकिरी की तरफ तो नहीं बढ़ रही है कि कहीं शुभेंदु अधिकारी वहां पर उन्हें पटकनी दे दे? राजीव जी, आपने नंदीग्राम गए कभी गया नंदीग्राम में? उस इलाके के बारे में जानते हैं तो नहीं? आप पत्रकार है, आप तो इधर उधर के रिपोर्टर है, आपको बता देगा। नहीं, मैं अपने दर्शकों और आपको भी बता दूं, मैं वहां जरूर नहीं गया हूं, मैं इस उहापोह मुगालते में नहीं रखूंगा, लेकिन आप बताइए कि क्या दम है ममता बनर्जी की उस हिम्मत में कि शुभेंदु के गढ़ में चुनौती दे रही है? 50,000 से ऊपर वोटों से शुभेंदु अधिकारी हारेगी। 50,000 के ऊपर वोटों से हारेगी, क्योंकि उसका जो देखिए एक सीएम वहां पर जा रहा है, वो खुद कह रहा है मैं वहां का एनडीए दूंगा, तो इसका तो 6 महीने से तो चर्चा हुआ अंदर से। उसका तो देखा गया कौन का अंचल में, कौन बड़ा इलाका में वो पब्लिक क्या चाहते हैं, देखा गया ना, तब वहां पर जा रहा है सीएम। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। और तीसरा बात, वो अब्बास का जो बात बार बार कह रहे, कांग्रेस के बाद भाजपा कह रहे, कुछ कह रहे, देखिए यही अब्बास 2 महीना पहले एक वीडियो निकला जो बोल रहा है कोरोना वायरस आ जाओ यहाँ पर भारत वर्ष में 5 करोड़ 6 करोड़ लोग मर जाए तो मुझे कुछ होगा। उसके बाद बोल रहा है नहीं 30 से 36 करोड़ लोग मर जाए तो भारत में तो मुझे सबसे बड़ा खुशी होगा। उसका आदर्श है, उसका जो भगवान, उसका नाम लेकर वो कह रहे थे। मुझे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही लोग जब 2 महीने बाद एक बात चला जाता है, वो अब अलायंस करता है किसी के साथ, और कांग्रेस उनके साथ अलायंस यहाँ पर नहीं कर रहा। मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम तो यही हुआ, और वही लोग जो लोग आरोप 30-40 लोगों को मरने का आशा करते हैं, उसके खुशी होगा। ये लोग ना देश बादल देवनाथ कहते हैं राजा तभी राजा होता है जब उसके सिपह सालार बहुत मजबूत होते हैं, और सिपह सालारों में शुभेंदु अधिकारी का नाम था। 50,000 वोट से हारेंगे, ममता दीदी को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ज्यादा दूर नहीं है, 2 मई रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन कहीं बहुत आपके तमाम जो सिपह सालार थे वो भी आपको छोड़ के गए हैं, तो टीएमसी के सामने मुश्किलें तो दिख रही हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दूं, आ रहा हूं लौट के, कि 5 साल में कितना बदला आखिर पश्चिम बंगाल, कितना बदलाव आया। मेरे दर्शक ये भी देख लें, बंगाल में एम फैक्टर और कांग्रेस की लगातार बात हो रही है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 5 साल में ये बंगाल किस हद तक बदला है। 2016 के बाद से बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का ग्राफ डाउन हुआ है। पिछले 5 साल में बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है, और 2019 का लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें मिली और 40% वोट मिले। लोकसभा में कांग्रेस महज 2 सीटें और 5.67% वोट ही पा सकी। लेफ्ट को लोकसभा में 6.34% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं बदली। तो बहुत कुछ बदला है पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक चीज जरूर है यहां पर कि टीएमसी का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, वो बीजेपी से ऊपर है। तो
मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इस एम फैक्टर से कैसे बंगाल फतेह किया जाएगा। एम फैक्टर की बात करें और बंगाल कैसे और कौन फतेह कर सकता है वो भी यहां पर समझिए। इन तमाम चीजों के जरिए कैसे फतेह करेंगे इस एम फैक्टर के जरिए बंगाल को। दीदी बनाम दीदीगिरी बनाम दादागिरी के दौरान ये एम फैक्टर पर जोर तमाम पार्टियां लगा रही हैं और किस तरीके से सबका यहां पर योगदान है। देखिए